अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? आप सबको काइंडली बताइएगा। ओके फाइन। अच्छा, आज हमने शुरू करनी है सीबीएस फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज फ्रॉम डबल ए पेज नंबर 28। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज थोड़े ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जो हमें लेट ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सीबीएस का जो फर्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज फीमेल विद हेमरेज व्हाइल स्टैंडिंग हार्ट रेट इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या होता है? वीनस रिटर्न के अंदर जब हमारे पास हम स्टैंडिंग पोजीशन में हो, सिटिंग पोजीशन में हो, मोस्ट प्रोबेबली तो स्टैंडिंग पोजीशन में वीनस रिटर्न जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पुलिंग ऑफ द ब्लड एक तो होती है ग्रेविटी की वजह से, दूसरा आपके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब मसल्स जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उतना ज्यादा वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, ठीक है। नीचे से सारा फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा के अंदर, और वीनस रिटर्न बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब हेमरेज की कंडीशन होगी, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ब्लड फ्लो ही पूरा नहीं है, उसके अंदर जब वीनस रिटर्न कम होगा तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा ताकि बॉडी जो है वो मेंटेन कर सके अपने फ्लूइड को ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ये जो वीनस रिटर्न हेमरेज की वजह से कम आ रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा बाय द टाइम, ठीक है। बॉडी हार्ट रेट को बढ़ाएगी, ज्यादा ब्लड जो है वो हार्ट से पंप आउट होगा इनटू द बॉडी, नीचे तक जाएगा। काइंडली म्यूट कर देंगे। अच्छा, तो जितना ज्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा उतना हार्ट पंप करेगा, उतना फ्लूइड बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा ब्लड और उतना ही वापस आएगा, ठीक है। तो जब भी हेमरेज की कंडीशन होगी पेशेंट खड़ा होगा, वीनस रिटर्न कम होगा। नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में जब ज्यादातर पेशेंट खड़े रहते हैं उनमें मसल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर वॉल्व्स का प्रॉब्लम आ जाए स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जो खड़े रह के काम करता है और उसको जो है वो वेन्स का कोई प्रॉब्लम, आप सोच रहे हैं कि इसको ये हो सकता है डायलेटेड वेन्स है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आती? डिजीज कौन सी हम कंसिडर करते हैं? स्टेसिस हो जाता है, ठीक है, स्टेसिस वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली जब आप पेशेंट, नॉर्मल एक पेशेंट है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसमें वीनस रिटर्न बढ़ता है, ठीक है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उसके बाद जो है अब वॉल्व्स का प्रॉब्लम आने लग जाएगा तो वेरिकोज वेन हो जाती है, उसके अंदर ये हमें नहीं पता चलता फ्लो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, कोई वो उसका वो हिसाब नहीं रहता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वेरिकोज क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक पेशेंट है जिसमें ब्लड फ्लो ही नहीं है तो उसमें वीनस रिटर्न कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और वीनस रिटर्न जब डिक्रीज करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा ताकि बॉडी को जो है वो फ्लूइड जो है वो सप्लाई हो सके, ठीक है। Question number two, increase in stroke volume with the unchanged peripheral resistance and capacitance result in increase in pulse pressure with increase in mean arterial pressure. स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? हार्ट रेट इंटू कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इंटू हार्ट रेट। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएं और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कुछ ना कहें, एक पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाला भी स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वो किसी को आता है? रफी के अंदर लिखा हुआ है।
इन आर्टीरियल प्रेशर के साथ। अच्छा चलो सही है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम जब बढ़ता है बॉडी में विद अनचेंज पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो क्या होगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट होता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल ने फ्लूइड बॉडी में अयोटा के थ्रू जो ब्लड निकालना है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जो कि वेंट्रिकल निकाल रहा है इनटू द अयोटा, ठीक है। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस अनचेंज्ड है बॉडी में, तो इसका ये मतलब है कि पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज आएगा। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन, डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम, वो जो फ्लूइड कार्डिक दे रहा है, कार्डिक मसल्स या वेंट्रिकल कह लो, ठीक है, जो दे रहा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका ये मतलब होगा कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बढ़ने की वजह से डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, एक वो बढ़ जाएगा, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, और दूसरा मीन आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर भी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक पे डिपेंड करता है। तो जब फ्लूइड ही ज्यादा आएगा तो उसकी वजह से पल्स प्रेशर और मीन आर्टीरियल प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे, रिगार्डलेस कि आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस में फर्क आएगा तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में या मीन आर्टीरियल प्रेशर में फर्क आ सकता है, लेकिन अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली आपका पल्स प्रेशर और जो भी मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक भी, ठीक है। तो वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद है आवाज का, बताइएगा बीच में किसी ने कहा है कि नहीं आ रही, अब आ रही है कि नहीं आ रही। ओके फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, द शॉर्ट वेंट्रिकल मसल लेंथ इज ड्यू टू इंक्रीज इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर, ठीक है। पेरिकार्डियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो पेरिकार्डियम की लेयर्स होती है, पेराइटल लेयर, विजरल लेयर है। अब उस लेयर के बाद हमारे पास एपिकार्डियम शुरू हो जाती है, विजरल की ही एक लेयर होती है जो कि एपिकार्डियम की कॉन्टिन्यूशन होती है, ठीक है। अब उस पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से जब हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो उसकी वजह से उसके मसल्स की लेंथ उस प्रेशर की वजह से शॉर्टन अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द लेडी डायग्नोस्ड टू हैव माइट्रस स्टेनोसिस ऑन ईसीजी देयर विल बी रेगुलर आरएन इंटरवल, ये हम सीवीएस पैथो में करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द कार्डियक साइकिल फर्स्ट हार्ट साउंड इज आल्सो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम प्रेशर डिसोसिएशन कर्व एट व्हाट, तो आर्ट्रियोल से कैपिलरी जंक्शन के दरमियान मैक्सिमम प्रेशर का फर्क आता है, ठीक है। आर्ट्रियोल कैपिलरी जब ब्लड आ रहा होता है तो उसमें मैक्सिमम जो है वो प्रेशर डिसोसिएशन जो है वो आता है बिटवीन द आर्टरीोल एंड द कैपिलरी, ठीक है। 7, द प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, कल हमने डिस्कस किया था, कैल्शियम की वजह से जो है वो इनफ्लक्स की वजह से प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्सन विद हेमरेज विल हैव व्हाट, तो जो हेमरेज का पेशेंट होगा, एक तो बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा जब बीपी पेशेंट में कम होता है, वीनस रिटर्न कम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा, टैकीकार्डिक होगा, हाइपोटेंशन होगा और सीवीपी भी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9, द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट लाइज इन, तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो सब, हाँ, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ना जब बीपी हमारे पास कम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ताकि ब्लड सप्लाई पूरी हो सके, तो ये वही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट लाइज इन सब एंडोकार्डियम, ठीक है। एसए नोड का पूछते हैं, एवी नोड का पूछते हैं, और कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन से आ जाएंगे।
परकंजे वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, बंडल ऑफ एस एंड परकंजे फाइबर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ऐसे नोड होता है सब एपिकार्डियम में, एवी नोड होता है एंडोकार्डियम में, और कंडक्टिंग सिस्टम होता है सब एंडोकार्डियम में, ठीक है। ऐसे नोड, हाँ वेरी गुड, परकंजे एंड बंडल ऑफ एस। ऐसे नोड होता है सब एपिकार्डियम में, एवी नोड होता है एंडोकार्डियम में, और कंडक्टिंग सिस्टम होता है सब एंडोकार्डियम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द ईसीजी शो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ये हम पैथो में करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। उसके अंदर पीआर इंटरवल किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ठीक है, ये उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द नर्व टेकिंग एफरेंट फ्रॉम द बेरोरिसेप्टर, ये मैंने कल भी बताया था, एफरेंट कौन लेके जा रहा होता है, ग्लॉसोफरेंजियल। इफरेंट कौन लेके जा रहा होता है, वेगस, ठीक है। और अगर बीपी बॉडी में कम होगा तो बेरोरिसेप्टर फायरिंग को क्या होगा, बॉडी का बीपी कम है, बेरोरिसेप्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा अपनी फायरिंग, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा, ठीक है, और इनहिबिट कर देगा, हाँ, और बॉडी का बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज मेंटेन बाय मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है, ठीक है, उससे ब्लड फ्लो टू द टिश्यू मेंटेन रहता है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्लस होता है, ठीक है, डायस्टोलिक 2/3 1/3 सिस्टोलिक, ठीक है, फॉर्मूला आपको रफी के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ये मेंटेन करता है ब्लड फ्लो को, और ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है इसी को ही सेंस करते हैं ये बेरोरिसेप्टर, इसी के साथ हम बीपी को सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, द वेंट्रिकल इज मैक्सिमली फिल्ड इन व्हाट, द वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल्ड कब होते हैं, आइसो वॉल्यूम एट्रियल सिस्टम। अच्छा, वैसे ये मैक्सिमली कब फिल्ड होने चाहिए वेंट्रिकल्स, हाँ रिलैक्सेशन के बाद ना, हाँ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर, ठीक है, हाँ, या उसके बाद जो है वो रैपिड फिलिंग की जो स्टेज आएगी उसके अंदर फिलिंग होने चाहिए। एट्रियल सिस्टम में तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, अभी तो वो फिल भी नहीं हुए होते, अभी तो उन्होंने फिल होना होता है, ठीक है। तो इसको सी ही रखें, या फिर आपके पास जो रैपिड फिलिंग स्टेज आएगी उसके अंदर वेंट्रिकल मैक्सिमली फिल्ड होते हैं। 14, the cardiac tissue is most vulnerable to ventricular fibrillation at which point, तो एट द एंड ऑफ द जंक्शन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब आती है एक्शन पोटेंशियल के एंड पे, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल हमने कल पढ़ा था, ठीक है, जब पूरा एक प्रोसेस हो जाता है उसके बाद एक और अगर पल्स आती है तो वो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आती है, और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की जो हमारे पास ईसीजी आती है ना, उसमें हमारे पास जो है ना वो टेकीकार्डिया तो आता ही आता है, ठीक है, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। इसके अलावा बाज दफा इसमें पी वेव और टी वेव नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर एक ईसीजी होती है ना वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होती। तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का अगर आपके पास वो पूछे कि कब आती है उसकी, तो वो एक्शन पोटेंशियल के जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, लेकिन फिब्रिलेशन ऐसे भी याद कर सकते हो कि वो कांपती है चीज, ठीक है। तो एक एक्शन पोटेंशियल आया उसके बाद जस्ट एट द एंड दूसरा आ गया, तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो उसकी वजह से कार्डियक टिश्यू मोस्ट वल्नरेबल होता है जस्ट एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि उसी वक्त जो है वो नेक्स्ट जो है वो एकदम इम्पल्स आएगी और फिब्रिलेशन कॉज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लोड डाउन व्हाट विल बी सीन, अच्छा, एवी कंडक्शन क्या होती है और पीआर इंटरवल क्या होती है। एवी कंडक्शन हमारे पास होती है जब एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास जो है वो सिग्नल आना है, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, एसए नोड के बाद सिग्नल एवी नोड पे जाता है, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा होता है डिले, ठीक है, एवी नोडल डिले होता है। एवी नोडल डिले इसलिए आता है ताकि सारे सिग्नल्स जो है ना वो एट्रिया से बड़े अच्छे तरीके से वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर हो, ठीक है। ये एवी नोडल डिले नॉर्मली थोड़ा सा होता है, ठीक है।
जब एवी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी तो मतलब कि एवी डिले ज्यादा हो जाएगी। जो सिग्नल्स आ रहे हैं फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल वो डिले होके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जब वो डिले होके आएंगे तो जो पी आर इंटरवल है दैट इज फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। एवी नोड क्या है? एवी नोड सिग्नल पास कर रहा है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। जब वो सिग्नल स्लो डाउन हो जाएंगे, आहिस्ता आएंगे, तो जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होने का टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब इसी तरह ही अगर मैं आपको ये बोलूं कि एवी नोडल डिले शॉर्टन हो गया है तो पी आर इंटरवल को क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि एवी नोड से जो कंडक्शन आ रही है अगर उसका टाइम शॉर्टन अप हो गया है तो एट्रियल डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन भी उसका टाइम भी शॉर्टन अप हो जाएगा। तो जब एवी नोडल डिले डिक्रीज करेगा तो पी आर इंटरवल डिक्रीज कर देगा। जब एवी नोडल डिले इंक्रीज करेगा तो पी आर इंटरवल इंक्रीज कर देगा। या एवी कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी तो पी आर इंटरवल इंक्रीज कर देगा। दो तरीकों से बात समझा रही हूँ, बड़े गौर से सुनना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं। अगर वो बोले कि एवी कंडक्शन वेलोसिटी कम हुई है तो पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा। अगर वो पूछे एवी नोडल डिले कम ज्यादा हुआ है तो पी आर इंटरवल ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गई है सबको इस बात की? ओके फाइन, रिपीट कर। एवी कंडक्शन है। अच्छा चलो अब गौर से सुन लो एक ही दफा क्योंकि एक एमसीक्यूज में इतना टाइम। अच्छा, एवी कंडक्शन है एट्रिया से वेंट्रिकल की कंडक्शन। एक बात होगी, एवी नोडल डिले एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारे पास होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि एवी एट्रिया से वेंट्रिकल में जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना वो थोड़ा सा डिले के साथ आते हैं ताकि जो एट्रियल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है ना वो अपना टाइम ले ले। ठीक है, आराम से डिपोलराइजेशन हो जिसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं। ठीक हो गया? अब जब ये भी नोडल डिले हमारे पास प्रोलॉन्ग होगा तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे? जब कंडक्शन आहिस्ता आहिस्ता आएगी तो एट्रियल डिपोलराइजेशन से वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का टाइम भी बढ़ जाएगा जिसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं और वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी तरह ही कहूँ इसी बात को कि एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई, एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? एवी नोडल डिले कम हुआ है या बढ़ गया है? वेलोसिटी, स्पीड कंडक्शन की कम हो गई है। एवी एवी नोडल जो कंडक्शन है, कंडक्शन की स्पीड कम हो गई है तो डिले बढ़ेगा या डिले कम होगा? डिले बढ़ेगा, इंक्रीज एवी नोडल डिले होगा। हाँ बढ़ेगा। ठीक है, डिले इंक्रीज हो जाएगा ना, तो जब डिले इंक्रीज होगा तो पी आर इंटरवल को क्या होगा? स्लो स्पीड डिले इंक्रीज, हाँ वेरी गुड। पी आर इंटरवल को क्या होगा? पी आर इंटरवल डिले के साथ बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं, एवी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो डाउन लिखा हो या एवी डिले ज्यादा लिखा हो। ठीक है, हाँ डिले और वो सेम चीज है, तो दोनों तरीकों से बात कर सकते हैं। अब आगे समझ। Means that the drive of the blood flow is mapped. 70 to ECG of अगर इसकी साथ तो पेरेंट्स 3:1 एट्रियल प्रकृति होती है, ये 3:1। ठीक है, साथ ऑफ पेरेंट्स स्पेसिफिकली एट्रियल फ्लटर के साथ आता है। आवाज दूर हो गई है।
सात जो है वो एट्रियल फ्लटर के साथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल प्रेशर 25 mmHg की मैंने कल बताया था। 19 रिगार्डिंग सेकंड हार्ट साउंड लेस ड्यूरेशन देन S1। मैंने वैसे आवाज के साथ कुछ भी नहीं किया, कम तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, री एंट्री इम्पल्स किस में होती है? पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर रिदमियास जो होते हैं उनमें ये वाहिद प्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर री एंट्री इम्पल्स आती है। जो नॉर्मल आपके पास कंडक्टिंग सिस्टम होता है ना, इसके अलावा भी इम्पल्स चल रही होती है। तो पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर रिदमियास में री एंट्री इम्पल्स आती है। 21, ईसीजी शो पी वेव इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वेव्स एंड क्यूआरएस कम एट इरेगुलर इंटरवल। ये एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जिसके अंदर जो है वो पी वेव और क्यू आर एस के दरमियान जो है वो स्मॉल वेव्स भी आती हैं। ये हम एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन में आपको पैथो में भी एक दफा करवा दूंगी, ठीक है, वो हम वहाँ पे डिटेल के साथ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन द कार्डिक साइकिल एट्रियल फिब्रिलेशन वही बात है एट द एंड ऑफ पी आर इंटरवल जो है उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसे हमने वेंट्रिकल फिब्रिलेशन पढ़ी है ना, एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो इसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन होती है एट द एंड ऑफ पी आर इंटरवल, क्योंकि पी वेव किसको डिनोट करती है? पी वेव किसको डिनोट करती है? क्यों एट्रियल फिब्रिलेशन एट द एंड ऑफ पी आर इंटरवल आ रही है? क्योंकि पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है, ठीक है। तो उसके एंड पे पीआर इंटरवल के एंड पे जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन आएगी। 23, द पेशेंट आफ्टर आरटीए लूजेस 2 liters ऑफ ब्लड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल occur? तो जब उसके अंदर आरटीए होगा तो वीनस टोन जो है वो बढ़ जाएगी, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इरेगुलर रिदम होता है, हाँ, पी वेव एब्सेंट भी हो सकती है बाज दफा। टोन मींस टाइटनिंग ऑफ द मसल। टोन, टोन मसल टोन, मस्कुलर टोन नहीं पढ़ते आप लोग, ठीक है, वो वाली टोन, ठीक है। टोन मसल की इंक्रीज होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस, हाँ कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ब्लड नहीं है, हेमरेज है, वीनस रिटर्न कम है, ठीक है। ज्यादा ब्लड पंप करना चाह रहा है, लेम पंप करना चाह रहा है, आपकी टांगे पंप कर रही हैं ब्लड को, लेकिन ब्लड ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब ब्लड ही नहीं होगा तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न टू द बॉडी, सारा कुछ इंक्रीज करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वीनस टोन बढ़ जाएगी। 24, पी वेव ऑन द कार्डिक साइकिल क्या शो करती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। 25, द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है, कि हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर मेजर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? पल्मोनरी, लेफ्ट एट्रियम में क्या चीज ओपन होती है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी नहीं ओपन होती, पल्मोनरी वेन ओपन होती है। हाँ, पल्मोनरी वेन जब लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही होती है तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम वो आर्टरी राइट में होती है, हाँ, उधर से निकलती है। तो पल्मोनरी वेन जो है, ठीक बात है, वेन जो है वो ओपन हो रही होती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो जब हमने पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम उस वेन का प्रेशर मेजर करते हुए इनडायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, इनडायरेक्टली हमारे पास जो मेजर आ रही होती है लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर की आ रही होती है। यहाँ पे लिखा था लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर, आर्टीरियल नहीं होता, एट्रियल प्रेशर होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर दो। 26, द कार्डिक इंडेक्स लेड टू व्हाट? तो कार्डिक आउटपुट टू द बॉडी सरफेस एरिया, कार्डिक इंडेक्स शो करता है
27 which one is not recorded on ECG? ऐसे नोट ECG पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 28 the maximum heart rate occur during the exercise। 29 the maximum pressure in aorta during slow ejection phase। ये रिपीट है और आसान है थोड़े से, इसलिए स्पीड पे गुजार करते हैं, MCQ बहुत ज्यादा है। 30 the most potent response in hypovolemic shock क्या है? ब्रेन इस्कीमिक, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ये मैंने कल बताया था। 31 to measure the cardiac output which dye? तो कार्डियो ग्रीन डाई, दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है, सब सब ठीक है, कार्डियो ग्रीन। 32 the pulse wave velocity can be used to, तो pulse wave velocity डिटेक्ट करती है blood flow to the extremity, क्योंकि pulse pressure, pulse जो हमारी आ रही होती है, जब आप pulse चेक करते हो, बेशक रेडियल चेक करो, बेशक डॉर्सैलिस पीडस चेक करो, ठीक है, इन्हीं पे ज्यादातर पल्स चेक की जाती है। अपर लिम्ब पे हम रेडियल भी चेक करते हैं, लोअर लिम्ब पे हम डॉर्सल, और ये हम जो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई है, ठीक है, कि एक्सट्रीमिटीज में ब्लड फ्लो है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। ऐसे ही है ना, हम इसीलिए पल्सेस चेक करते हैं ना कि ब्लड फ्लो है या नहीं। तो डिटेक्ट करता है ब्लड फ्लो टू द एक्सट्रीमिटीज को पल्स वेव वेलोसिटी। 33 the baroreceptor detect what the change in arterial blood pressure या mean arterial pressure की बात कर सकता है यहाँ पे। 34 if the right atrial pressure is increased then what? तो उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ज्यादा उसमें फ्लूइड आएगा, ज्यादा वो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से पल्मोनरी में जाएगा, वहां से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर एओर्टा में जाएगा, और इसका मतलब वो सारा साइकिल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर राइट एट्रियम में फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी जो है वो ज्यादा जाए, ठीक है, जब वो ज्यादा जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, और अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो राइट एट्रियम ANP जो है वो सिग्नलिंग भेजेगा कि काइंडली अगर रास सिस्टम एक्टिवेट है तो उसको बंद कर दे, बहुत ज्यादा BP आ रहा है ब्लड बॉडी का। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 द हार्ट रेट इज 75। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था डॉक्टर वनीजा। इसके अंदर ये है कि जब हमारे पास बॉडी से फ्लूइड ज्यादा आएगा, राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, हार्ट रेट हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर नॉर्मली बहुत ज्यादा BP रह रहा हो पेशेंट का, इट कैन बी ड्यू टू सेकेंडरी रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो उसके अंदर ANP फ्रॉम द राइट एट्रियम रिलीज होता है। ANP इनहिबिट करता है इस रास एंजियोटेंसिन सिस्टम को, ताकि BP ऑफ द बॉडी जो है वो डिक्रीज हो, क्योंकि राइट एट्रियम पे BP ज्यादा होने की वजह से, ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। जब बहुत ज्यादा फ्लूइड जा रहा हो हार्ट को भी, तो वो भी जो है वो इस सिस्टम को बंद करता है, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो राइट एट्रियम में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 heart rate is 75, PR interval is 0.3, what if heart rate becomes 225, what will be the PR interval? अब क्या हुआ है कि 75 था और 225 हो गया, ये 3 टाइम्स जो है वो इसमें मजीद 2 टाइम मजीद बढ़ गया, ठीक है, 2 टाइम मजीद बढ़ गया। जब भी बताने लगी हूँ, 1 मिनट, हार्ट रेट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को टाइम मिलेगा ज्यादा काम करने का? नहीं मिलेगा। जब उसको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा तो उसका टाइम उतना ही डिक्रीज करेगा जितना हार्ट रेट बढ़ गया। 75 से आगे आप 2 टाइम मजीद मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 225 उतना और उतना ही 0.3 से 0.1 पे लिए हैं, ठीक है, तो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा आपके पास PR इंटरवल जितना हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज फॉर इट्स डीपोलराइजेशन, ठीक है, तो ये उसकी उसकी बात कर रहे हैं। 36 और ECGQRS कम्प्लेक्स क्या प्रेजेंट करता है हमारे पास? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। कंप्लीट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के लिए क्या है, क्या आप बता दें? 37 the bundle of is supplied by the right coronary artery। 38 the deep inspiration, ST, very good। the deep inspiration leads to what? तो हमारे पास increase compliance हो जाती है vascular pulmonary vasculature में, और
स्प्लिटिंग ऑफ S2 भी होती है, लेकिन वो इसके बाद हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंस्पायरेशन के साथ है तो कंप्लायंस जो है वो पल्मोनरी वेस्कुलेशन में पहले ज्यादा इंक्रीज करेगी, और फिर हम उसके बाद सोचेंगे कि S2 की स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है या नहीं, ठीक है। इंस्पायरेशन के साथ पल्मोनरी वेस्कुलेशन की बात पहले सोचनी है। सी वेव क्या होता है? सी वेव क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। सी वेव किसने शो करती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल। वेव किस में आती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। 40 द मार्क्ड इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट इज ड्यू टू एक्सरसाइज, और फिर प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है। 41 द वुमन हैड एमआई, 48 आवर्स लेटर शी डाइड। नाउ ऑन ईसीजी देयर इज इरेगुलर लो वोल्टेज वेव। तो उसके अंदर क्या होगा? री एंट्री ऑफ द इम्पल्स। व्हाट कैन बी द पैथोफिजियोलॉजी? अच्छा, जो एमआई के बाद ना 48 आवर्स के बाद हमारे पास रिदमियास आते हैं। तो ये एरिथमियाज की वजह से जो है ना, वो इन्होंने लिखा है कि री एंट्री ऑफ द इम्पल्स हो सकती है। तो एरिथमियाज होते हैं एमआई में, ये हम पैथो में डिस्कस करेंगे कि एमआई के बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, ठीक है। तो एमआई की जो 2 डेज की कॉम्प्लिकेशन है ना, वो मेन जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज द एरिथमिया। तो एरिथमिया में हमारे पास जो है वो री एंट्री ऑफ द इम्पल्स आती है, तो ये उस चीज को शो कर। 42 the mean systemic feeding pressure is determined by the वीनस रिटर्न, ठीक है। वीनस रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होगा, उतनी ज्यादा फिलिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और उतनी ज्यादा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होगा, ठीक है। उतना ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी फिलिंग होगी, ठीक है, जितना वीनस रिटर्न। 43 फेज 4 ऑफ द एसएन नोड एक्शन पोटेंशियल क्या शो करता है? सोडियम एंट्री। एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसएन नोड इज जनरेटेड विद action, action, very good, okay, by the calcium. Action potential, if I say a patient presented to you with a hyponatremia, what will happen next? A patient presented with a hyponatremia, what will happen next? Action potential not generated, very good. But if I say, um, mention the electrolyte that do not generate a new action potential. Potassium. Potassium. Potassium greater than sodium. Very good, Dr. Aman. हाँ। पोटाशियम, ठीक है। हाइपो, डॉक्टर हमारा हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया की सिचुएशन में हाइपरपोलराइजेशन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं होगी, तो नया एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 S4 is produced during the ventricle filling during the arterial systole। atrial systole के अंदर जो है वो, हाँ, यस डॉक्टर आयशा। 45 मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर क्या होता है, हमने ये कल भी किया था 120। 46 द Purkinje fibers are fastest in transmitting impulse because, ये कल भी किया था। इसका एक पूरा सीक्वेंस है, वाइड डायमीटर है, ठीक है, और उसके बाद सारे आ जाते हैं। 47 the wave of depolarization passes from the endo to epicardium related to what QRS complex। एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम के अंदर आ रही है डीपोलराइजेशन की वेव, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, और उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को बता रहा है, डीपोलराइजेशन की वेव बता रहा है। 48 in which condition atrial repolarization is shown in ECG। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर एट्रियल रिपोलराइजेशन शोन होती है। वैसे नॉर्मली एट्रियल रिपोलराइजेशन हमने नहीं देखी, ठीक है। कल ईसीजी जो हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको नॉर्मली एट्रियल रिपोलराइजेशन कहीं भी नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 49 the patient with the left ventricle hypertrophy, what is the cause of left axis deviation?
ये हम जो है वो कल इसको करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टैंडिंग पर्सन वीनस रिटर्न फ्रॉम द लेग्स इज फैसिलिटेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। और इसका क्या मतलब है, वीनस टोन है ये, वीनस टोन, सॉरी ये टोन है, ठीक है। ये टोन जो बढ़ती है इसका ये मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल बढ़ जाती है, ठीक है। टोन बढ़ती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, नॉर्मल ये होता है। लेकिन अगर हेमरेज हो गया तो वीनस रिटर्न इस टोन के बढ़ने से भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है, तो बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है, तो उसने कैसे बढ़ना है, ठीक है। Question number 51. Heart rate is equal to 70, cardiac output 5.6, and diastolic volume is 160. Calculate ejection fraction. तो ejection fraction का जो हमारे पास फॉर्मूला है, ejection fraction is equal to stroke volume over end diastolic volume. अब कोई मुझे इसको चैट में सॉल्व करके दिखा दे। ejection fraction is equal to stroke volume over end diastolic volume. इतना मैंने बता दिया, आगे सॉल्व करें। 20 में एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। फ्रैक्शन फ्रैक्शन उधर भी सॉल्व किया हुआ। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लिया, दैट वो आ गया 0.08 लीटर, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 0.08, हाँ इजेक्शन फ्रैक्शन 0.08 ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की 160 ml की लगा दूं, ऐसे ऐसे ही लगाएंगे या इसमें मैं कुछ चेंज लाऊं। चाहिए सुन लेना, इस वाली सिचुएशन में हमने इस ml को मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट ml में करना है, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है दैट इज इन द लीटर, जो 0.08 है ये लीटर है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट आपको क्या पता है 5.6 लीटर में गिवन है, ठीक है। तो इस लीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है इनटू ml, ठीक है। पहले इसको, इस लीटर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो हमने ml में कन्वर्ट करना है। ml होता है 10⁻3, ठीक है। तो उसको उसमें हमने -3, तो हमने जब उसको लीटर को उसमें कन्वर्ट करना है तो उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 0.08 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी विद 1000 तो 80 हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 80 और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास निकला 160, तो 0.5 हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 का आप वो भी देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, उसमें गिवन। अच्छा, हाँ 80 डिवाइडेड बाय 160 तो 0.5 ठीक है। 53 पर्सन स्टैंडिंग, 20 was the completely depolarized in ST segment कल डिस्कस कर चुके थे। 53 the person standing from sitting position, heart rate increase कब होगा,